Hello everyone. Yes, we are live now. This is Monisha and welcome back to my channel Self Learning. आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि लास्ट 2 डेज से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। और इसमें हमने पिछले 2 दिनों में कई सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं। आज हम उसके आगे की जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी और साथ ही साथ में आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी तक कल कर लिया था। यानी कि लास्ट 2 डेज में हमने ये दोनों जो थ्योरीज मैंने आपको बताई ये सारे हम कर चुके हैं। अब आज हमने इसके आगे पढ़ाई करनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर ये वीडियोस देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। मैं यहाँ लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी आई बटन में, जिसमें आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस थ्योरी का, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एल्बर्ट बिनी की थ्योरी, स्पीयरमैन की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी और थर्स्टन की थ्योरी तक हम कर चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद कल मैं क्या करूँगी, क्योंकि आज मेरी लगता है ये कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अब हमें बचता है स्टर्नबर्ग की थ्योरी हमको करनी है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरी करनी है, सैम्पलिंग मेथड वाली थ्योरी करनी है। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी और कल हम इसका रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिवीजन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ भी कंफ्यूजन होगा अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। कल मैं क्योंकि इसका रिवीजन करवाऊंगी तो सारे स्टूडेंट्स की जो भी कंफ्यूजन होंगे, क्वेरीज होंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आज का वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से मैं आपका अभिवादन करती हूँ अपने चैनल में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। रोज रात को 8 बजे जनरल पेपर की क्लास होती है और रात को 9 बजे हमारी एजुकेशन की क्लास होती है। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। हाँ, ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारा पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर टेलीग्राम में जुड़ने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक आप तक पहुँचा दूँगी, तो आप डायरेक्ट उससे ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं जो हमने कल वो परसों की क्लास में कंप्लीट कर ली है। हमारा जो आज का है उसे हमें कहाँ से पढ़ना है, तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत पढ़ना है। ये सारा ये जो नोट्स है ना, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करना है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। तो देखिए, हर एक थ्योरी जो है अपने आप में महत्व रखती है। अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत यानी कि त्रिकोणीय सिद्धांत है। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। ठीक है, किस पर काम किया, मानव की बुद्धि पर काम किया है। और इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा है कि जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा हो वो निश्चित अपने जीवन में सफल हो जाता है। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार की बुद्धि किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बुद्धि के वर्णन इस सिद्धांत को, 3 बुद्धि के कारण इसको त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। स्टर्नबर्ग द्वारा सिद्धांत की व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने ये बात समझाई है कि देखिए, आईक्यू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट की। तो इंटेलिजेंस कोसेंट क्या होता है कि बुद्धि लब्धि जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कहा जाता है जिसका आईक्यू अच्छा है इसका मतलब है बुद्धिमान है। तो इन्होंने ये बताया है स्टर्नबर्ग ने कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आईक्यू अच्छा है तो इसका मतलब आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, और अगर आईक्यू नहीं है ठीक तो आपकी बुद्धि खराब होगी, है ना। मनुष्य की बुद्धि जो है उन्होंने बताया है कि 3 तंत्र यानी कि 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उसको हम आगे देख लेते हैं कि क्या है वो फैक्टर्स। अब इन्होंने बताया है घटकीय उपसिद्धांत, कंपोनेंशियल इन्होंने बताया है सब थ्योरी। और इसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि है। इसको कहा गया, उन्होंने क्या बताया कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसमें 3 घटक होते हैं। पहला होता है मेटा घटक। अब ये मेटा घटक क्या है, वह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। ये वाला जो सिद्धांत है वो क्या करता है, व्यक्ति को
ये जो है ये क्या करता है, समस्या समाधान, मेटा घटक का मतलब मेटा कंपोनेंट, ये समस्या समाधान करने में व्यक्ति को सफल बनाता है। दूसरा जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जो व्यक्ति को समस्या हल करने तथा उसके लिए योजना बनाने और योजनाएं लागू करने में मदद करता है। ठीक है, ये वाला। तीसरा उन्होंने बताया है ज्ञान अधिग्रहण घटक, किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया है कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, इन्होंने बताया घटकीय उपसिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो इन्होंने कंपोनेंट बताया है वो क्या है, मेटा घटक है। इसका कहना ये है कि वह व्यक्ति को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो समस्या संबंधी हो, तो समस्या का समाधान करने के लिए जो योजना बनाती है, जो प्लानिंग होती है, उसमें मदद करता है। दूसरा जो है प्रदर्शन घटक, जब किसी व्यक्ति को समस्या हल करने के लिए योजनाएं बनाता है, तो योजनाएं किस प्रकार से लागू करनी है, इसमें मदद करता है। फिर ज्ञान का अधिग्रहण है, जो कई किसी भी प्रकार की नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में मदद करता है। क्लियर? तो इनका त्रिघटकीय सिद्धांत है। तो जब कभी भी त्रिघटकीय बात होगी ना, तो आप किसकी बात करेंगे, स्टर्नबर्ग की बात करेंगे। क्लियर? त्रिघटक, अगर त्रितंत्र त्रिघटक बात कही जाएगी तो किसकी बात करेंगे आप, स्टर्नबर्ग की थ्योरी की बात करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सिमिलर हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन याद तो आपको रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो गिलफोर्ड ने दी। ठीक है, तो ये है गिलफोर्ड की थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, गिलफोर्ड ने, इंटेलिजेंस इज लाइक ए 3 डायमेंशनल मॉडल। अच्छा, इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरल थ्योरी को, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, इंटेलिजेंस इज लाइक ए 3 डायमेंशनल मॉडल, द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व कंटेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट, each of which has further subdivision। देखिए इसमें आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ समझनी है कि जो ये है वो क्या है, एक 3 डायमेंशनल मॉडल है। जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, ये, तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। देखा है आपने क्यूब, जैसे एक जो डब्बा होता है वो उसके 3 घटक होते हैं या 3 फेजेस होते हैं, है ना। एक हो जाता है जिसको मैथमेटिक्स की बातें में कहा जाए तो ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है और ये हो जाता है आपका जेड। मतलब 3 विमाओं से मिला है, 3 डायरेक्शनल है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो अब इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो मॉडल है ना, वो अलग अलग तरीके के हैं और हर एक मॉडल में अलग अलग तरीके की बातें की जाती हैं। ठीक है, पहले में क्या किया जाता है, आपका ये ऑपरेशनल है, फिर प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद में कंटेंट्स हैं। तो इन सब के भी अपने अपने घटक हैं, है ना, अपने अपने प्रोडक्ट हैं, इनको भी बारे में हमें समझना है। तो क्लियर बात समझ में आपको ये आई कि गिलफोर्ड ने जो थ्योरी दी थी वो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसको उन्होंने स्ट्रक्चरल थ्योरी कहा था। इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। उन्होंने ये बताया कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो उसके कंटेंट पर, एक्शन पर और प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। ठीक है, और सभी का अपना अपना सब डिविजन भी होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमको इस थ्योरी को पढ़ना है। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें 3 घटक दिए हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट को क्या कहा जाता है, फर्स्ट को क्या कहा जाता है आपका, संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। दूसरे को कहा जाता है कंटेंट यानी कि विषय वस्तु। तीसरे को कहा जाता है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, गिलफोर्ड ने इन 3 तत्वों के बारे में बात की है। अब हम समझ लेते हैं कि 3 तत्वों के जो और उसको डिवीजन करके या फिर उसको डिवाइड करके जो घटक बने हैं, प्रोडक्ट्स बने हैं, वो क्या है, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं हम, संक्रिया की। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी क्रिया करते हैं। एक चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर में रहते हैं, काम करते हैं, तो एक घर का कोई एग्ज़ाम्पल लेकर ही मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आप जा रहे हैं, आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, आपको खाना बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप क्रिया करेंगे। मतलब क्या होगा कि क्या बनाना है उसकी आप लिस्ट तैयार करेंगे, सामान है कि नहीं है वो तैयार करेंगे। फिर कंटेंट तैयार करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, उसमें क्या-क्या डालना होता है, क्या-क्या आपको सर्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लास्ट में आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? ये एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल था जिसको मैंने समझाया। तो ऑपरेशन जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, देखो कॉग्निशन आ जाता है। सबसे पहले बुद्धि का उपयोग करते हैं हम कि क्या-क्या बनाना था, कैसे-कैसे बनाते हैं, क्या संबंध होता है, उसमें क्या-क्या दिमाग से आपको काम करना है ना। मेमोरी, याद करते हैं, किसी ने कभी बनाया होगा तो कोई भी चीज़ कैसे बनाई है उसको आपको ध्यान में रखता है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, ठीक है।
अलग अलग तरीके के उसको विभक्त करते हुए चीज़ों को सीखते हैं, फिर डाइवर्जेंट करते हैं, फिर उनको सभी को कंपाइल कर देते हैं, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम इवेल्युएशन। तो हर तरीके की क्रिया के अंतर्गत ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं। कॉग्निशन होता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, पिछली याददाश्त, डाइवर्जेंट करते हैं प्रोडक्शन, फिर उसके बाद कन्वर्जेंट करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं आगे। कंटेंट जो है वो क्या होता है, विजुअल होता है, फिर उसके बाद में ऑडिटरी होता है, सिंबॉलिक होता है, सिमेंटिक होता है और बिहेवियर होता है। ये सारे कंटेंट में आते हैं। मतलब पहले आप देखेंगे, फिर ऑडिटरी सुनेंगे, फिर सिंबॉलिक हो सकता है, कुछ तरीके के साइन हो, कोई सिंबल हो, और उसके बाद में हो सकता है आपका बिहेवियरल हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूनिट होती है, क्लासेस होती हैं, रिलेशंस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इम्प्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये सारे ही चीज़ें हैं, डिवीज़न करते हैं। तो इनका कहना क्या था गिलफोर्ड का, इनका कहना ये था कि हर मनुष्य का जो दिमाग है ना, उसका जो बुद्धि का काम है, वो इन तीनों चीज़ों पर काम करता है। पहले कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को पहले वो उसकी ऑपरेशन करता है, उसके बाद फिर उसकी कंटेंट यानी विषय वस्तु तैयार करता है, फिर उसका उत्पादन करता है। और कोई भी समस्या है वो इन तीनों स्टेप्स में जाके क्लियर होती है, ठीक है। तो जब हम त्रिघटक सिद्धांत की बात करेंगे तो स्टर्नबर्ग की बात करेंगे, अगर हम त्रिविमीय सिद्धांत की बात करेंगे तो हम गिलफोर्ड की बात करेंगे। बात क्लियर हो रही है आपको? चलें आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है, देखिए इसको और डिटेल में समझाया है संक्रिया उत्पादन सिद्धांत को, ताकि आपको कोई भी चीज़ गलत ना हो। देखिए इसमें बताया है कि सिद्धांतों के पृथक पृथक दृष्टिकोण के कारण बुद्धि की संरचना संबंधी ज्ञान और भी अधिक जटिल हो गया है। इस सिद्धांत के जाल में फंसकर ये समझना बड़ा कठिन है कि बुद्धि का वास्तविक रूप क्या है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि समझ में नहीं आती है। इस कारण से आधुनिक मनोवैज्ञानिक बुद्धि के स्थान पे बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत में अब इसके बाद में ये हो गया है, तो उन्होंने एक तरीके का एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना। तो ये हो गया, आज हमने इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है उस तक समझ लिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका हेरारिकल थ्योरी, ठीक है। आगे जाके ये नेक्स्ट आती है आपकी हेरारिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हिंदी में कहते हैं इसको पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत? तो देखिए ये किसने दिया था, बर्ट तथा वर्नन ने दिया था। आप लोग नोट्स ज़रूर ऐसे बनाइएगा अपनी भाषा में। जैसे मैं तो ये आपको प्रोवाइड, बल्कि आज मैंने टेलीग्राम पे ये डाल ही दिया है, तो आप सभी उसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसको करने के लिए आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये भूल जाएगा, ये 100% श्योर बात है। तो इस सिद्धांत को बर्ट तथा बर्नन ने दिया था। इस सिद्धांत में प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व यानी कि हेरारिकल, हेरारकी का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब हायरार्की। जैसे मैं बताऊं कि कोई एक बड़ा सा फैमिली है, बड़ी सी बड़ा सा परिवार है, तो उसकी हायरार्की देखेंगे तो सबसे बड़े बड़े दादाजी, फिर उसके बाद उनसे छोटे दादाजी ना, बड़े दादाजी जो थे उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र है, मतलब एक तरीके से वंश वृक्ष भी बन जाता है। 5 पुत्र है, उनके सभी के 2-2 बच्चे थे, फिर बढ़ गए, फिर 2-2 बच्चों के फिर एक-एक बच्चा था, तो फिर बढ़ गए। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। तो इन्होंने भी बताया क्या कि मानसिक योग्यता जो है वो क्रमिक महत्व की बात करता है, मतलब हायरार्की की बात करता है, हायरार्किकल ऑर्डर होता है। इस महत्व में सर्वप्रथम सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, उसके बाद फिर वो 2 प्रमुख खंडों में विभक्त हो जाती है। फिर ये प्रमुख खंड गौण खंडों में विभक्त हो जाते हैं और ये विशिष्ट खंडों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? मैं बताती हूँ। जैसे इन्होंने ये कहा कि आपका जो बुद्धि है ना, हायरार्की फॉर्म में चलती है। कैसे फॉर्म में चलती है कि ये हो गई आपकी जनरल एबिलिटी, क्लियर। इसके बाद में जनरल एबिलिटी जो है वो क्या कर दी की जाती है, 2 प्रमुख खंडों में विभक्त की जाती है। इसको इन्होंने केएम और बताऊंगी इसके बाद, है ना, उसे बताया है। उसके बाद फिर ये अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से डिवाइड हो जाती है। फिर इनके भी अलग अलग फैक्टर्स होते जाते हैं। मतलब जिस तरीके से अपने अपने घरों में वंश वृक्ष नहीं बन जाता है कि बड़े दादाजी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे 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 होते हुए पूरा इतनी बड़ी फैमिली बन जाती है, एक व्यक्ति से इतने सारे लोग निकले हैं। तो ये एक तरीके की हायरार्की थ्योरी कहलाती है, जिसको कहा जाता है क्रमिक महत्व की थ्योरी। क्लियर? किसने दी थी? ये बर्ट तथा बर्नर ने दी थी। आगे इसको और समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि 2 खंड पहले बनते हैं, पहला खंड होता है के एम और दूसरा होता है वी डी।
अब केएम जो होता है वो क्या है, प्रथम खंड है, इसका निर्माता ये निर्माण क्रियात्मकता यानी कि प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, प्रक्षेपण, शारीरिक योग्यता के मिलन से होता है। क्लियर बात समझ में आई? इन्होंने बताया जो पहला खंड है ना, उस खंड की बात हम कर रहे थे, ये हमारी जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी के 2 खंड बन गए। तो पहला खंड क्या है आपका केएम और दूसरा क्या है वीडी, ठीक है। और प्रथम केएम जो है इसमें क्या-क्या चीजें हैं, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, प्रक्षेपण और फिजिकल, ठीक है ना। और दूसरा जो खंड है वीडी, इसमें क्या आता है वर्बल, नंबर, एजुकेशन, ये सब कुछ आता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हमारी जो जनरल एबिलिटी है, ये जनरल एबिलिटी है, इसको 2 खंड में विभक्त किया, केएम व वीडी। प्रथम खंड जो केएम है वो आया प्रैक्टिकल में, मैकेनिकल में, स्पेक्टिकल में और फिजिकल में। इस तरीके से प्रथम खंड की थ्योरी हो गई। फिर उसके बाद द्वितीय खंड में वर्बल हो गया, नंबर हो गया और एजुकेशन हो गया। इस तरीके से एक हायरार्की बन गई और ये इस तरह से हमारी बुद्धि जो है वो काम करती है, ठीक है। पदानुक्रमिक क्रिया या फिर कहा जाए किसे हायरार्की थ्योरी से कहा जाता है। आखिरी में आ जाता है आपका प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत इसे थॉमसन ने दिया था। देखिए मैंने आपको रिसर्च के पोर्शन में सैम्पलिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो सैम्पलिंग किसे कहते हैं, आप सभी को पता है सैम्पलिंग किसे कहते हैं। सैम्पलिंग जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन होती है, उसका छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं देखने के लिए कि उस टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, वो सैंपल कहलाता है। अब इन्होंने इसी तरीके की एक मेथड बताई। इसमें के प्रवर्तक जो है वो कौन है, थॉमसन है। नाम जरूर याद रखना, थॉमसन है इनका नाम। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना यह है कि मनुष्य में अनेक प्रकार की योग्यताएं होती हैं, किंतु जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य को विशेष के लिए नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य संपादित होने के लिए बाद में नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से स्पष्ट भी कर सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में आवश्यकता अनुसार प्रतिदर्श लेकर प्रस्तुत कार्य को संपादित करने के लिए उन प्रतिदर्शों के आधार पर मानसिक योग्यताओं का एक संगठन तैयार किया जाता है, उस कार्य को संपादित करता है। इस नवीन संगठन में केवल उन मानसिक योग्यताओं में प्रतिदर्श लिए जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सहसंबंध हो, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि देखिए इनका जो सोचना है वो ऑलमोस्ट एक तरह से क्या कहा जाए कि इनका कहना ये है कि मनुष्य जब की अनेक योग्यताएं होती हैं, बहुत सारी उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं, किंतु जब मनुष्य कोई भी कार्य संपादित करता है, सपोज करें आपको कोई टास्क मिल रहा है, आपके कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है या फिर यही एक टास्क है हमारा यूजीसी नेट को क्लियर करना, तो हमको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आप घर का काम छोड़ दोगे, आपको घर का काम भी करना है, हस्बैंड को भी देखना है, स्टूडेंट बच्चों को भी देखना है, अपनी सारी चीज़ें देखनी है। तो जब कोई मनुष्य कोई काम करता है ना, तो वो संपादित करता है अपने काम को, तो उसमें से हर एक एबिलिटी में से थोड़ी थोड़ी ले, जैसे आपने अभी अपना शेड्यूल बनाया होगा तो आप जैसे पहले 24 घंटे को डिवाइड करते थे, अब वैसे नहीं करते हो। जैसे पहले अगर आप घर आते थे अपने कामों से तो हो सकता है आप थोड़ी देर टीवी देखते हो, टीवी देखने के बाद में आप पढ़ाई करते या फिर सो जाते हो, थोड़ी देर मोबाइल ऐसे चला लिया, रील्स देख लिया। अब आप क्या करते हो, जैसे थोड़ा बहुत समय मिलता है तो आप सोचते हो कि चलो मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ या फिर थोड़ा सा अपना समय निकाल कर अपने दैनिक जो कार्य होते हैं उनमें थोड़ा सा कटौती कर करके हम अपना काम कर लें। तो मनुष्य जब कोई कार्य को संपादित करता है, इनका कहना ये है कि मनुष्य जब कोई कार्य को करेगा ना, तो वो अपनी सारी योग्यताओं में से थोड़ी थोड़ी योग्यताओं को क्या करेगा, एक साथ ले लेगा और उनको फिर कंपाइल कर लेगा, उनको सबको एक साथ कर लेगा। और वही सारी 2 योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। अब जैसे हमें जर्नल पेपर भी पढ़ना है और हमें एजुकेशन का पेपर भी पढ़ना है, रिसर्च उसमें भी है, रिसर्च आपको इसमें भी आएगी। तो क्या करेंगे हम, रिसर्च में जो हमने जर्नल पेपर में इन्फॉर्मेशन ले ली है वो तो हमने यहाँ स्टोर कर ली। अब जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करेंगे तो वो जो ली हुई इन्फॉर्मेशन है ना, उसका जो पोर्शन इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है उसको हम दोनों को क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे। और जब दोनों को कंपाइल हम कर देंगे तो हमें एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी बन जाएगी, बंच ऑफ हमारी क्वालिटी बन जाएगी जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरह का सैम्पलिंग सिद्धांत है। इसका मतलब यही है कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली जाती हैं और उसके बाद में उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। दिस थ्योरी इज प्रोपोगेट बाय G.H. थॉमसन। और इसके बाद में इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं और इन एनी स्पेसिफिक टेस्ट ऑन स्कूल एक्टिविटी सैंपल सम ऑफ दोज बॉन्ड्स, it is impossible
टू और मोर देन टेस्ट यूटिलाइज सम बॉन्ड, ये सारी चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इट इज अपियर टू बी सिमिलर टू थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल यूजफुल ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक जी। इनकी जो थ्योरी है ना वो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी से बहुत ज़्यादा मैच करती है। और at the same time Thomson seems to maintain that the concept of group factor G is equal to usefulness। उन्होंने बताया कि जो ग्रुप फैक्टर G है वो एक तरीके से यूजफुलनेस होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, कल मुझसे किसने पूछा था कि हाँ जी फैक्टर और एस फैक्टर को आप समझा दीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। 3 फैक्टर हैं हमारे पास में, एक होता है स्मॉल जी, एक होता है एस और एक होता है कैपिटल जी। क्लियर? ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी की, तो स्पेयरमैन ने कहा कि हमारे दो ही फैक्टर होते हैं जी और एस। मतलब उस समय पे उन्होंने यहाँ पर स्मॉल जी नहीं लिखा, उन्होंने ग्रुप जनरल फैक्टर को भी किससे बताया, टू फैक्टर थ्योरी में कैपिटल जी से बताया। उन्होंने बताया दो फैक्टर होते हैं, कैपिटल जी और कैपिटल एस। ठीक है, तो जनरल फैक्टर होता है जो जीन्स से प्राप्त होता है, स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो हमें अपने वातावरण से, जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं उससे हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी ही थ्योरी को 7 साल बाद इन्होंने रिवाइज करा और उसके बाद बताया कि देखिए 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, एक होता है आपका जेनेटिक यानी कि जनरल फैक्टर, और एक होता है ग्रुप फैक्टर। अब उन्होंने एस से तो बताया स्पेसिफिक फैक्टर, स्मॉल जी से बताया जनरल फैक्टर और कैपिटल जी से बताया क्या, ग्रुप फैक्टर। ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप फैक्टर है वो एस और जी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यदि हम ये गोला बनाए किसका, एस का, और ये गोला बनाए हम किसका, स्मॉल जी का, तो ग्रुप फैक्टर क्या होता है, ये होता है, ये होता है ग्रुप फैक्टर। मतलब एस का भी कुछ ले लिया, जी का भी कुछ ले लिया, और दोनों को कंपाइल करके हमने एक नया फैक्टर बना दिया जिसको कहा गया क्या, जी फैक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनरल, मतलब आपको बाय बर्थ मिलता है, स्पेसिफिक फैक्टर आप गेन करते हैं पढ़ लिख कर, और ग्रुप फैक्टर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। आई होप कि आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है ये, तो जेनेटिक फैक्टर होता है एक जो जीन से मिलता है, उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ग्रुप फैक्टर को कैपिटल जी से, और स्पेसिफिक फैक्टर को एस से करते हैं, जो कि हमें वातावरण से और जो भी हम एक्सटर्नल टीचिंग करते हैं उससे हमें मिलता है। तो ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। तो ये हो गई आपकी थ्योरीज कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी थ्योरीज, नहीं हुई हो तो फिर से पूछ लेना। कल की क्लास में हम सारी थ्योरीज को एक एक करके रिवाइज कर लेंगे, एक तरह से नोट्स बनाएंगे, सिर्फ ब्रीफ नॉलेज लेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, सारी थ्योरीज के नेम और उनके जो जिन्होंने भी ये प्रोपोगेट की हैं बनाई हैं उनके नाम, ताकि हम एक जगह उसको लिख सकें। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम इसको सारी थ्योरीज को रिवाइज करेंगे। तो इसको क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अच्छी लगी ही होगी, आई होप अच्छी लगी होगी। और इस तरह से हमारे साथ में रेगुलर आप जुड़े रहिए। बी अ गुड लर्नर। आप अगर मैं यहाँ से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी सीखने की पूरी पूरी कोशिश करना है। हमारा तो मोटो ही यही है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो सीखना हमेशा जारी रखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। याद रखिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट जरूर रिक्वायर्ड है। आप सभी का जो सपोर्ट होगा उसकी वजह से हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। तो सभी का सपोर्ट मिले इस आशा से कल फिर मिलती हूँ। आज की क्लास को ये फिनिश करते हैं। बाय बाय।